राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कृष्ण नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। 30 कदम सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं बैंकिंग का चैप्टर। ठीक है, जो बैंकिंग जो सेक्शन है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा यहाँ पर से क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर को जानने से पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं कि बैंक करता क्या है। तो होता ऐसा है कि बैंकों को जब हम लोग किसी भी अपने पास बहुत सारा कैश अगर हम लोग रख रहे हैं या फिर किसी भी टाइप का अमाउंट हम लोग रख रहे हैं, तो एक इनसिक्योरिटी फील होती है कि हमारे घर में, क्योंकि अगर गार्ड नहीं है तो कोई हमारे घर में चोरी कर ले या फिर कुछ और। तो जो बैंकिंग सेक्टर का ओरिजिन बेसिकली इसी नाम से हुआ कि हम लोग के पास जो पैसा है, हमारे पास जो संपत्ति है, उसको हम लोग कहीं पर सिक्योर करके रख सकें। तो हम लोग इस टाइप से देखते हैं बैंकिंग का ओरिजिन होता है। अब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बैंक खुलते गए, तो हम लोग को एक सुप्रीम अथॉरिटी का जरूरत था जो इन सब पे निगरानी रखे। तो हम लोग क्या बनाए, सेंट्रल बैंक। तो जो अलग अलग कंट्रीज में सारे कंट्रीज में अलग अलग हमारे पास सेंट्रल बैंक दिखाई देते हैं। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हमारे गवर्नमेंट का भी बैंक है और इसके बहुत सारे कार्य हैं। और आरबीआई वाले को आरबीआई के एक स्पेशल सेक्शन में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग बैंकिंग से रिलेटेड ही चीजों को देखने वाले हैं। अब आरबीआई जो है ना, इसके बारे में छोटा सा एक चीज को जान लेते हैं। जो आरबीआई है वो हमारे पास आरबीआई एक्ट, ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 के बेस पे स्टैब्लिश हुआ है। 1934 एक्ट का डेट है, ईयर है, और अगर हम लोग स्टैब्लिश कब हुआ है बोला जाए तो 1935 में हुआ है। एक्ट है 34 का और स्टैब्लिश हुआ है 35 में। और ये हमारा मेन सेंट्रल बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, बैंकों का बैंक है। और अगर हम लोग यहाँ पर जमा, जैसे हम लोग नॉर्मल किसी भी बैंक में जाए, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एसबीआई हो गया, किसी भी बैंक में जाए हम लोग, तो हम लोग वहां पर जाके पैसा रख सकते हैं, वहां पर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आरबीआई के पास हम लोग, हमारी जनता जो है वो वहां पर पैसे नहीं रख सकती। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक बात को ध्यान रखिए, आपको छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन दे दूं यहाँ पे। जो बैंकिंग सेक्टर का जो टॉपिक है, इसको हम लोग ना अलग अलग टाइप से पार्ट में डिवाइड करके रखे। तो जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये सारे के सारे ना हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे। जैसे हम लोग हर बार क्या करते आ रहे हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले देखते हैं, उसका फैक्चुअल डेटा देखते हैं। हर जितना भी, जैसे इन्फ्लेशन का हो गया, नेशनल इनकम का हो गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी को रिवर्स कर दे रहे हैं। पहले हम लोग कुछ यहाँ पर बेसिक फैक्ट्स को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हिस्टोरिकल पॉइंट्स और कुछ अगर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं तो उन सबको हम लोग देख लेंगे। जैसे हम लोग का बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ तो हिस्टोरिकल पार्ट है, तो इसको हम लोग सेकेंड वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। और पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य उद्देश्य नहीं है? प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है, मतलब हमारी पास जो रेट है, मुद्रास्फीति का नियंत्रण है, ये तो करता है भाई। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? आरबीआई को दिया गया है कि वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग करे। और टारगेट कितना है भाई हमारा? 4 ± 2, इतना के अंदर रखना है। अब अगला क्या बोल रहा है? प्रमोशन ऑफ मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स। जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स है वहां पर क्रेडिट की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा, ऐसा बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? मैक्सिमाइजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन। थ्रू टैक्सेशन, ये गलत हो गया भाई। टैक्सेशन का इसका काम नहीं है, बाकी सारे काम इसके हैं, जैसे रेगुलेशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, बिल्कुल सही है। लेकिन जो टैक्सेशन से रिलेटेड ये कोई भी इसके पास कोई अधिकार नहीं है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रेपो रेट से रिलेटेड। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को समझ लेते हैं। रेपो रेट क्या होता है? जैसे अगर हम लोग को, हमारा आरबीआई किसी बैंक को अगर लोन देना चाहता है या फिर बैंक को लोन चाहिए, तो किस दर पे लेगा? रेपो रेट पे, ठीक है। रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेस ऑफर रेट। ध्यान रखेंगे, रेपो रेट का फुल फॉर्म रीपर्चेस ऑफर रेट होता है। और ये वो दर है जिसपे आरबीआई बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करती है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? रेपो रेट वह रेट है जिस पर आरबीआई सरकारी सिक्योरिटीज के बदले बैंकों को लोन देता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या बोल रहा है? रिवर्स रेपो रेट वह रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों से लोन लेता है। रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट में हम लोग क्या करते हैं? रेपो रेट में क्या होगा? आरबीआई बैंकों को देगा। आरबीआई जब बैंक को दे रहा है तो वो रेपो रेट है, बैंक जब आरबीआई को दे रहा है तो वो रिवर्स रेपो रेट है। उल्टा हो गया तो रिवर्स हो गया उसका। तो हमारा पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट राइट है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी टूल कानूनी जरूरतों के लिए बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी पर सीधे असर डालता है? ठीक है, मतलब हम लोग को विच मॉनेटरी पॉलिसी टूल डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम थ्रू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सारी चीजों को हम लोग डिटेल में समझेंगे एक एक करके। तो हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, अगर हम लोग, हमारी गवर्नमेंट जो है, पैसे चाहिए हमको, फंड रेज करने हैं, तो फंड रेज करना है तो आरबीआई को बोलेगा जाओ भैया पैसा लेके आओ, ऐसे करके। तो आरबीआई जो है गवर्नमेंट के बिहाफ में मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेके आता है, और उसको जब लोग परचेस करते हैं तो फिर गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाता है, तो वही है ओपन मार्केट ऑपरेशन। कैश रिजर्व रेशियो, कैश के फॉर्म में कुछ पैसा हर बैंकों को आरबीआई के पास जमा करके रखना पड़ता है, वही है हमारा सीआरआर या फिर कैश रिजर्व रेशियो। रेपो रेट अभी बताया। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, अगर हम लोग को शॉर्ट टर्म के लिए, एकदम शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर बोला जाए ओवरनाइट अगर हम लोग को लोन चाहिए बैंकों को, तो फिर उसके लिए हमारे पास जो सिस्टम रहता है उसी को बोलते हैं हम लोग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लिक्विडिटी पर सीधे असर डालता है। तो लिक्विडिटी पे सीधा असर वाला, वैसे सभी का संबंध डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संबंध है, लेकिन हमारे पास रेपो रेट ज्यादा सही सटीक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति, ठीक है, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पूछ रहा है, 6 मेंबर्स ओनली फ्रॉम आरबीआई, डिसाइड्स फिस्कल पॉलिसी टारगेट्स, ये गलत है भाई, हैज एन एक्सटर्नल मेंबर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और क्या बोल रहा है, इज चेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन बस राइट है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीतियों के निर्धारण के लिए बनाई गई कमेटी है, जिसका चेयरमैन रहेगा आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई का गवर्नर एक मेंबर हुआ, उसके बाद एक हमारे पास डेप्यूटी गवर्नर रहेंगे, और डेप्यूटी गवर्नर एक से ज्यादा है, तब उस केस में हमारा गवर्नर डिसाइड करता है कि कौन रहेगा। इसके बाद फिर एक और पर्सन रहेगा जो हमारे आरबीआई का ही अधिकारी रहेगा। इसके अलावा 3 और लोग होंगे जिनका कार्यकाल 4 वर्ष का रहेगा, गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर 6 मेंबर हो जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि 6 मेंबर्स ओनली फ्रॉम आरबीआई बोल दिया है, इसलिए गलत है, क्योंकि 3 तो यहाँ पर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइड से आ रहे हैं। अब एक बात को और ध्यान रखिए, यहाँ पर ना हमारे जो गवर्नर रहेंगे वो सामान्यतः वोट नहीं करेंगे। वोटिंग वो तब करेंगे जब हमारे पास, जब बराबर, जब बहुमत नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग के पास बराबर बराबर वोट आ जा रहे हैं, तब के केस में ये कास्टिंग वोट का इनके पास पावर होता है। अब कास्टिंग वोट क्या होता है भाई, कास्टिंग वोट वो वोट होता है जो सामान्यतः नहीं दिया जाता है। जिसके पास कास्टिंग वोट रहेगा, जनरली ये चेयरमैन से लोग के पास होता है, और ये वोट तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक हम लोग को इमरजेंसी ना हो। इमरजेंसी कैसा, जब बराबर मत हो जाए, सिर्फ तभी बराबर मत में से एक मत को हम लोग को जिताने के लिए कास्टिंग वोट का यूज किया जाता है। सामान्य कंडीशंस पे नहीं होता है, और हर चेयरपर्सन के पास ये हो ऐसा भी नहीं होता है। तो हम जो आरबीआई का गवर्नर है, जब वो एमपीसी के, जब वो मेंबर के तौर पे काम करेंगे, उसके चेयरमैन के तौर पे काम करेंगे, तब उनके पास ये पावर रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, भारत में इस्तेमाल होने वाली ब्रॉड मनी परिभाषा में क्या शामिल नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो M3 और M4 ये दोनों को ही बोला जाता है भाई ब्रॉड मनी। इसमें क्या शामिल नहीं होगा, करेंसी विद पब्लिक ये तो शामिल होगा, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, ट्रेजरी बिल, भैया यहाँ पर ट्रेजरी बिल नहीं आता है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट आ जाएगा बैंक का, और टाइम डिपॉजिट आ जाएगा, ये दोनों ही आएगा हमारे बैंक का। अगर हम लोग M4 की बात करें तो वहां पर पोस्ट ऑफिस का आ जाएगा, तो पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट आ जाएगा, तो हमारे पास M4 बन जाएगा वो। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ओपन मार्केट ऑपरेशन का इस्तेमाल आरबीआई शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए करती है, इसमें कौन सा कथन सही है। बात तो पहले सही है, स्टेटमेंट राइट है, और ध्यान रखेंगे आप लोग। अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ओएमओ इज ओनली इन्वॉल्व्स द सेल एंड परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द सेकेंडरी मार्केट, ओएमओ इंक्लूड्स चेंजेस इन सीआरआर, ये तो गलत है।
OMO is the same as fiscal deficit financing, गलत है। OMO directly changed SLR, ये भी गलत है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो जैसा कि मैं बताता हूँ, केवल या फिर ओनली वाला जो सेक्शन है वो सिर्फ 99 में से 100 में से सिर्फ 1% केस में बस होता है। ये उस टाइप का केस है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR के बारे में पूछ रहा है, स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट को पूछ रहा है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, SLR डिपॉजिट वह रेशियो है जिससे बैंकों को सिर्फ कैश के तौर पर रखना होता है। नहीं, सिर्फ कैश नहीं, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड के रूप में। SLR रिक्वायरमेंट्स कैन बी मेट बाय होल्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड सर्टेन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। बिल्कुल सही, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद फिर कंटिन्यूड विद CRR, ठीक है, काउंटेड विद CRR, SLR इज सेट बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये पूरा का पूरा गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बस हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है, हमारे लिक्विडिटी को मैनेज करने का काम RBI के पास है, तो वही इस चीज को मैनेज करने का काम करते हैं। तो उसी से संबंधित हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, CRR एंड SLR ऑपरेशंस, रिवर्स रेपो एंड रेपो ऑपरेशंस, PSUs को टर्म लोन और सिर्फ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक्चुअल में अगर हम लोग इसको समझें तो ये क्या होता है, अगर बैंकों के पास हम लोग पैसे जमा करके आए, हम पैसा जमा किए और बैंक किसी और को लोन दे दिया, और जब हम लोग पैसा लेने जाएंगे तो फिर बैंक बोलेगा अरे भैया मैं तो अभी अभी उसको लोन दिया हूँ, तो आपका पैसा ही उस लोन के साथ में चला गया है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वो जब पैसा रीपे करेगा तब फिर हम आपको दे देंगे। ये तो गलत हो जाएगा भाई, कस्टमर्स के साथ ये गड़बड़ हो जाएगा। तो जो बैंक बोलता है, RBI बोलता है कि भैया ऐसा ना हो, ऐसा करके ना आप क्या करो, कुछ पैसा अलग से अपने पास रखे रहो, लिक्विडिटी मेंटेन करके रखे रहो। तो CRR और SLR जो है यही होता है हमारे पास LAF या फिर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, और SLR और CRR के बारे में बताया था मैं पहले भी कि CRR जो है RBI के पास रखा जाता है इमरजेंसी में यूज करने के लिए, और SLR जो होता है बैंक अपने पास ही रखता है इमरजेंसी में यूज करने के लिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपाय एक माइक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेटरी टूल है। ठीक है, माइक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेटरी टूल। हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, और क्या दिया है, कैपिटल एक्विडेसी रेशियो फॉर इंडिविजुअल बैंक्स। ये बिल्कुल सही बात है भाई। ये क्या चीज होता है, इसको समझ लेते हैं। CAR, ठीक है, CAR ये क्या होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये जो हम लोग LAF देखे थे ना, उसी का ही और भी टूल है जिसमें हम लोग बैंकों के पास का जो कैपिटल है उसको मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, तो वही है हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, तो यही हमारे प्रूडेंशियल रेगुलेटरी टूल के तौर पे यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बैंक रन को सही 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 तरीके से समझाता है। ठीक है, अ प्लान्ड मर्जर ऑफ सम ऑफ स्मॉल बैंक्स इनटू लार्ज बैंक, नहीं, इसको मर्जर बोलते हैं सिंपल सा, और कुछ अलग से नहीं बोलते। सडन विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स बाय मैनी डिपॉजिटर्स फियरिंग बैंक इंसॉल्वेंसी, मतलब बैंक करप्ट हो जाएगा, बैंक दिवालिया हो जाएगा, ऐसे इस डर से अगर लोग पैसे निकाल रहे हैं, डिपॉजिटर्स जो है, तो उसी को बोलेंगे हम लोग बैंक रन। ठीक है, बैंक रन। तो भाई ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। भारत में प्राइमरी डीलर्स, ठीक है, पीडीज के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। पीडीज आर कमर्शियल बैंक्स ओनली, ओनली हो गया, ये गलत है भाई। पीडीज पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट एंड अंडर राइट गवर्नमेंट बोरोविंग्स, ये बात ठीक है। पीडीज आर क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गलत है। ट्रेड इन रेपो रेट मार्केट, गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, जो पीडीज जो है पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में भी, और अंडर राइट करते हैं गवर्नमेंट बोरोविंग्स को भी, क्या है वहां पर इनका, वहां पर भी इनका कार्य रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, CRR इंक्रीज्ड बाय RBI विल टिपिकली रिजल्ट्स। CRR को बढ़ाएंगे तो क्या होगा। अगर CRR क्या होता है, हमारे पास कैश जो RBI के पास जमा करना है वो वाला पैसा है, वो वाला रेशियो है। तो अगर बैंक अभी जैसे मान लेते हैं 4% है, 4% में मान लेते हैं कोई बैंक 4 करोड़ डाल के रखा है वहां पे CRR के तौर पे, अगर उसका टोटल कैपिटल 100 करोड़ का है, अगर CRR को बढ़ा दिए, मतलब मान लेते हैं अभी 4% चल रहा है, 4 को 6 कर दिया, अगर हम लोग 6 कर देंगे तो 2 करोड़ और बैंक के पास से उसको निकाल के RBI को देना पड़ेगा, RBI के पास डिपॉजिट करने के लिए।
तो जो हमारे पास 96 करोड़ बाकी था, जिसमें से हम लोग लोन बांट सकते थे और अदर एक्सपेंस में काम आता, लेकिन क्या कर दिया हम लोग, उस पैसे को आरबीआई को शिफ्ट कर दिया। अगर आरबीआई के पास शिफ्ट हो गया तो फिर वहां पर पैसे कम पड़ गए लोन देने के लिए, तो लोन देने के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे, तो फिर उससे रिलेटेड हमारे पास कौन सा इवेंट हो सकता है? हाई लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम। लिक्विडिटी बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा भाई, लिक्विडिटी तो कम हो जाएगा। लोअर इन्फ्लेशन इन द शॉर्ट टर्म वाया रिड्यूस्ड लैंडिंग कैपेसिटी। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। जो हमारा लैंडिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और इन्फ्लेशन यहाँ पर कम होगा, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन तो कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का काम नहीं है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, अब समझते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। जब कोई बैंक को हमारा आरबीआई लिस्ट करता है कि भैया आप मेरे इस लिस्ट के पार्ट में आओगे, ठीक है, हमारे पास जो आरबीआई एक्ट है वहां पर जो शेड्यूल, ठीक है, वहां पर बना हुआ है, वहां पर बैंक्स के लिए एक अलग से, हमारे पास शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए अलग से वहां पर लिस्ट है। उस लिस्ट में जो जो बैंक वहां पर रजिस्टर्ड है उन सबको बोलेंगे शेड्यूल्ड रजिस्टर्ड बैंक, ठीक है, फिर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। और अगर कोई बैंक ऐसा है जो वहां पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के तौर पे रजिस्टर्ड नहीं है तो वो नॉन शेड्यूल्ड में आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बोल रहा है, उनका काम नहीं है, बोल रहा है क्या काम नहीं है भाई, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, ये तो करता है भाई। इशू ऑफ द करेंसी नोट्स, करेंसी नोट को कौन इशू करता है? हमारे पास दो टाइप का नोट होता है, एक होता है करेंसी नोट होता है और एक होता है हमारे पास बैंक नोट। तो करेंसी नोट क्या होता है, इसको हम लोग का जैसे 1 रुपए 2 रुपए का जो नोट हो गया, सिक्का आता है जनरली, अभी तो सिक्का आता है, बाकी पहले नोट भी आता था, अभी भी नोट आता है, तो उन सबको हमारा वित्त मंत्रालय उसको रिलीज करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग करेंसी नोट्स। और जो बैंक नोट होते हैं, बड़े नोट को हम लोग बैंक नोट बोल देते हैं, इसको आरबीआई रिलीज करता है। आरबीआई उसमें मतलब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि वहां पर नोट से रिलेटेड कौन कौन से हमारे पास घटनाएं घटती है, उन सबको देखेंगे। तो भाई इसका काम किसका है, एक तो आरबीआई का है और दूसरा हमारे पास हमारे वित्त मंत्रालय का। तो हमारे बैंक का तो ये काम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा यही गलत है। ठीक है, नॉट पूछ रहे हैं ना, गलत को पूछ रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला, दो स्टेटमेंट दिया है भाई। अच्छा, ये यहाँ पर ये स्टेटमेंट नंबर ए यहाँ से है, स्टेटमेंट नंबर बी यहाँ से। आरबीआई इशूज करेंसी नोट्स इन इंडिया, ठीक बात है, ठीक है, करेंसी नोट्स को ये भी इशू करते हैं। ओनली आरबीआई कैन इशू कॉइन इन इंडिया, ये गलत है भाई। हमारे यहाँ जो कॉइन है उसको कौन रिलीज करता है, हमारा वित्त मंत्रालय। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो राइट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा, ठीक है, पहला राइट है दूसरा रॉन्ग, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आरबीआई बैंकों को पेनल्टी रेट पर ओवरनाइट लिक्विडिटी देने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करती है? थोड़ी देर पहले ही बताया हूं मैं, एमएसएफ का यही यूज होता है, ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारे पास, सेंट्रल बैंक का लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है कि भैया जहां पर हम लोग सबसे ज्यादा, मतलब जब कुछ नहीं हुआ, कोई ऑप्शन नहीं है, तब हम लोग जहां पर जिस मतलब हम लोग यूज करेंगे जिस इंस्ट्रूमेंट का, उसको बोलते हैं हम लोग लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, फंड गवर्नमेंट डेफिसिट, ठीक है, सरकारी घाटे को फंड करें। और क्या बोल रहा है, कुछ समय के लिए लिक्विडिटी की कमी का सामना कर रहे सॉल्वेंट बैंक को इमरजेंसी लिक्विड दें। जैसे हम लोग अभी बताया मैं, इमरजेंसी के लिए हमारे पास अलग अलग हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सीआरआर, एसएलआर। तो ये क्यों रखे थे भाई, इसको बस ऐसे ही मतलब बस ऐसे ही रख के शोकेस टाइप से नहीं करना था, इसको जब इमरजेंसी आएगा तब यूज करना है। और यहाँ पर ऑप्शन भी क्या बोल रहे हैं, इसी बात को तो बोल रहे हैं कि जब इमरजेंसी आएगा तो फिर जो इमरजेंसी जो फंड है उसको रिलीज करें और उसी को यूज करें उस बैंक को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है? ठीक है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, हम लोग क्या बोल रहे हैं, बैंक का रेगुलेटर आरबीआई है, सेबी क्या है, हमारे मार्केट का, ठीक है, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है आईबीबीआई, ये आईबीबीआई, ठीक है, और एक नाबार्ड। नाबार्ड जो है हमारा वो हमारे, ठीक है, ये आईडीबीआई है, एक्चुअल में ये बैंक का नाम से ऐसा लिखा हो गया, वो मिस्टेक हो गया है। और ये क्या है हमारे पास, नाबार्ड। नाबार्ड क्या है भाई, हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके एडवांसमेंट के लिए और उसमें मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया गया बैंक है नाबार्ड।
उसको भी देखेंगे। कमर्शियल बैंक का पैसा कमर्शियल बैंक पैसा बनाते हैं, कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी, विच मैकेनिज्म प्राइमरली एक्सप्लेन दिस, ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म बता रहे हैं इस बात को। बैंक प्रिंटिंग करेंसी नोट से, तो गलत है। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग थ्रू डिपॉजिट मल्टीप्लायर इफेक्ट, ये बात सही है भाई। ये क्या चीज को बोल रहे हैं भाई? फ्रैक्शनल रिजर्व बैंक जो है, बैंकिंग जो है, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या होता है? मतलब आप बैंकिंग ऐसा कर रहे हो कि आपके जो कैपिटल है उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़े बिना हमारा बैंकिंग का काम चलता रहे थ्रू डिपॉजिट मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोग का जो कुछ बेसिक हमारे पास अमाउंट वहां पर स्टेबल रहता है, और जो मल्टीप्लाई होते जाता है बहुत सारे और सेक्शन से, पैसा वहां पर मल्टीप्लाई होते रहता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। तभी तो बैंक बहुत ज्यादा घाटे में नहीं रहता, अगर घाटे में तो घाटे में रहता है, नहीं घाटे में तो वहां पर सैलरी भी बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छा अमाउंट दिया जाता है, इसलिए लोग बैंकिंग का भी तैयारी करते हैं, आईबीपीएस का करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा मॉनेटरी बेस, ठीक है, हाई पावर्ड मनी पर सीधे असर नहीं डालता है? तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हाई पावर्ड मनी क्या होता है। हाई पावर्ड मनी ऐसा मनी होता है जिसका वैल्यू जो है उस टाइम पे, मतलब ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, जिस टाइम पे उसका वैल्यू जो है ज्यादा हाई हो, उस करेंसी को हम लोग बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। एक होता है हमारे पास चीप मनी। चीप मनी क्या होता है? जिसका जो वैल्यूएबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया के केस में अगर देखा जाए तो नेपाली रुपीज जो है, ठीक है, नेपाली रुपी जो है, अगर हम लोग उसकी बात करें तो वो बहुत ज्यादा वीक है, तो हमारे लिए वो चीप करेंसी है, अगर हम लोग आसानी से अवेलेबल भी हो जा रहे हैं। एक होता है डियर करेंसी होता है। तो डियर करेंसी क्या होता है? ऐसा जैसे डियर, जो डियर होता है वो पास ही नहीं होता है, तो जो पास नहीं है भले वो दूर है लेकिन इंपॉर्टेंस तो उसकी बहुत है, तो वो डियर हो जाता है। तो ऐसा करेंसी अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को एक यूएस डॉलर दिखाई देता है, और भी मनी हो सकते हैं। तो यूएस डॉलर हम लोग को चाहिए, हम लोग को नीड है, लेकिन हमारे पास वो उस लेवल पे उपलब्ध नहीं है, तो उसको बोल देंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, एक तो हमारी डियर करेंसी हो जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया यहाँ पर, ठीक है, नॉट डायरेक्टली अफेक्ट मॉनेटरी बेस, ठीक है, मॉनेटरी बेस को अफेक्ट नहीं करता। तो हमारे पास ऑप्शन है आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस, करेंसी इशूड बाय आरबीआई, बैंक्स लैंडिंग टू कस्टमर, और गवर्नमेंट्स कॉइन इंश्योरेंस, ठीक है, इश्योरेंस, ठीक है, इश्योरेंस मतलब इशू करना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेंसी इशूड बाय आरबीआई, क्योंकि ये उस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, डायरेक्टली इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बेसल नॉर्म्स से रिलेटेड है भाई, बेसल नॉर्म्स, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर से ये थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। बेसल, ठीक है, ये एक जो क्या बोलते हैं कॉन्फ्रेंस हुआ था, उससे उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, जिन रिजल्ट्स में अलग अलग बैंकिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर चर्चा की गई, और उन चर्चाओं का रिजल्ट निकला कि वहां पर जो एक्सपर्ट लोग थे, जो बैंकिंग सेक्टर के एक्सपर्ट थे, बहुत सारे नॉर्म्स बनाए, नियम बनाए कि भैया ये आप चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके बैंकिंग सेक्टर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं, वही सारे नियमों को ही हम लोग बोलते हैं बेसल नॉर्म्स। तो बेसल नॉर्म्स में जो थर्ड है ना, बेसल 3 नॉर्म्स इज प्राइमरली प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट्स फॉर लिक्विडिटी कवरेज एंड कैपिटल एडिक्वेसी स्टैंडर्ड्स, टैक्सेशन नॉर्म्स फॉर बैंक्स, डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज, और मॉनेटरी पॉलिसी रेट सेटिंग। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर ये जो बेसल नॉर्म्स का जो थर्ड जो सेगमेंट है ना, वो इसी बात को बोलते हैं कि आपको ना एक प्रॉपर जो हमारे कैपिटल के लिए एक प्रॉपरली एडिक्वेट अमाउंट वहां पर आपको अपने बैंक में रखना पड़ेगा, नहीं तो कभी इमरजेंसी आया तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारे पास, कंसीडर नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM इंक्रीज्ड when interest income rises faster than interest expense, ठीक है। जो इंटरेस्ट इनकम जो है, जो इंटरेस्ट इनकम जो है, इंटरेस्ट से जो इनकम निकल के आ रहा है वही इंटरेस्ट इनकम है, वो अगर बढ़ रहा है फास्टर देन इंटरेस्ट एक्सपेंस, जितना व्यय हो रहा है उससे ज्यादा वहां पर इनकम हो रहा है, विच ठीक है, विच इन्फरेंस इज करेक्ट, ठीक है, ठीक है, कौन सा अंदाजा सही हो सकता है, इन्फरेंस मतलब अंदाजा, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया है, NIM
कोर लैंडिंग ऑपरेशन से होने वाले प्रॉफिट को मापता है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, एनआईएम नॉन इंटरेस्ट इनकम का कोई असर नहीं पड़ता है, ये गलत बात है भाई। ज्यादा एनआईएम हमेशा बैंकों के ओवरऑल ज्यादा प्रॉफिट को दिखाता है, नहीं, ये बात भी गलत है। तो एनआईएम इक्वल टू नॉन परफॉर्मिंग असेट रेशियो, ये भी गलत है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रॉफिट को, ये ऑपरेशंस को, ये मतलब अलग अलग ऑपरेशंस के थ्रू या फिर अलग अलग हमारे मेथोडोलॉजी के थ्रू ये इस चीज को एस्टिमेट लगाने का कोशिश करते हैं। अगला है हमारे पास आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में सच है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या होता है, आरबीआई रिलीज करता है, जिसमें इस बात का वर्णन होता है कि अगर किसी ठीक है, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे यहाँ हमारा आरबीआई जो है बैंकों के ऊपर निगरानी रखे रहता है और देखते रहता है कि कहीं पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। अगर गड़बड़ी हो रही है तो उसको सुधारने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उन सारे चीजों के बारे में, और हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस को स्टेबल रखने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है और क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, उन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, इट एग्जामिन्स सिस्टमैटिक रिस्क इन द फाइनेंशियल सेक्टर, इट इज पब्लिश्ड मंथली, it is statutory obligations under banking regulation act, it focuses only on NBFC, ये गलत हो जाएगा। it is statutory obligation under बैंक, ठीक है। ये क्या करता है, रिस्क इन द फाइनेंशियल सिस्टम, यही हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किसी भी टाइप के रिस्क को ये जांच करते रहेगा और उस किसी भी मतलब किसी भी प्रॉब्लम के आने से पहले अवेयर कर देता है। इनमें से कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पीएसएल के तहत डायरेक्टेड लैंडिंग का उदाहरण है, डायरेक्टेड लैंडिंग का उदाहरण है। यहाँ पर क्या बात कर रहा है, प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर या फिर मतलब प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, जिसको गवर्नमेंट समय समय पे, गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है कि भाई हम लोग को ना इस फील्ड में काम करना है या फिर इस सेक्टर में हम लोग को थोड़ा सा एनहेंसमेंट करना है, तो उस सेक्टर को वो घोषित कर देते हैं कि ये प्रायोरिटी सेक्टर है। तो अगर प्रायोरिटी सेक्टर लैंड को अगर हम लोग लोन देने की बात करें तो हम लोग का प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हो जाएगा। तो अगर अभी वर्तमान की बात की जाए तो हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर और जो छोटे छोटे हमारे पास जो बिजनेसमैन है वो लोग को हम लोग अभी प्रायोरिटी सेक्टर में रखे हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, लोन्स टू एमएनसीज, ठीक है, और क्या बोल रहे हैं हमारे पास एग्रीकल्चरल लोन्स टू स्मॉल फार्मर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशूड बाय लार्ज पीएसयूज और रेपो फाइनेंसिंग। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर के लोन की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में ट्विन बैलेंस शीट की समस्या से तात्पर्य क्या है, ठीक है। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है भाई, उससे पूछ रहे हैं। क्या बोल रहा है, हाउस होल्ड एंड बैंक्स, दूसरा बोल रहा है बैंक्स एंड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, ठीक है, ये बात सही है, ठीक है। उसके बाद ये गलत है ना, ये मतलब मैं ऑप्शन बस देख रहा था। गवर्नमेंट एंड आरबीआई बैलेंस शीट और एनबीएफसी एंड पेंशन फंड्स, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा बैंक एंड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स, ठीक है। अगला हमारा, ठीक है, अगला हमारे पास क्या है, इनमें से कौन सा DICGC स्टैंडर्ड मैक्सिमम इंश्योरेंस के द्वारा दिए जाने वाले डिपॉजिट इंश्योरेंस को कवर नहीं होता है, किस कौन से सेक्टर को हम लोग कवर नहीं करते, ऐसा बोल रहे हैं। तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, सेविंग डिपॉजिट ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ कमर्शियल बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट इन अ कोऑपरेटिव बैंक विद इन लिमिट्स, डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक्स लोकेटेड ओवरसीज, और दिया है हमारे पास करंट अकाउंट बैलेंस। तो भैया हमारा जो ओवरसीज जो बैंक्स हैं हमारे इंडियन बैंक्स, उन पे मतलब वो हमारे क्या होते हैं, इस इंश्योरेंस कवर से सिक्योर नहीं हो पाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला हमारे पास, इनमें से कौन सा नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीए का को अच्छे से बता रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। लोन असेट्स, देखिए सबसे पहले एनपीए को समझ लेते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट मतलब ऐसा असेट जो आप परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो जिसमें से पैसे आने चाहिए। जैसे हम लोग लोन बैठे तो उससे हमको ब्याज मिलना चाहिए था, ब्याज ना ब्याज आ रहा है, ना जो हमारा कैपिटल अमाउंट जो हम लोग दिए हुए हैं वो आ रहा है। तो उसको घोषित कर देते हैं, अगर 90 दिन तक बैंक को अगर नहीं मिलता है तो उसको वो क्या कर देता है, घोषित कर देता है एनपीए की भैया ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, लोन असेट वेयर इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर 90 डेज और मोर, ठीक है।
स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है हमारे पास मोस्टली कैटेगरी में यही है ऑप्शन नंबर ए हमारा तो सीधे तौर पे दिख गया, तो हमारा राइट ऑप्शन यही है। ठीक है, यहाँ पर 30 डे बोल रहा है, गलत हो जाएगा। लोन क्लासिफाइड एज एनपीए ओनली व्हेन प्रिंसिपल एंड कंप्लीटेड रिटर्न ऑफ, ये भी गलत है हमारे पास। ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे पास क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा बैंकों के लिए ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम। तो क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, कैश रिजर्व विथ आरबीआई, ठीक है, कैश रिजर्व विथ आरबीआई बैलेंस शीट आइटम है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ठीक है सर, कैश रिजर्व, लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय बैंक और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हेल्ड अंडर HTM, ठीक है, ऑफ बैलेंस शीट बोल रहा है। तो ऑफ बैलेंस शीट हमारा जो हमारा ये कैश रिजर्व ये तो रहेगा ही, लेटर ऑफ क्रेडिट ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, ठीक है, एक यही हमारा ऐसा है जो ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, आइटम में कैटेगराइज किए हुए हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारे पास, इस पर विचार करें, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का वो फॉर्मूला दिया हुआ है भाई, टीयर 1 प्लस टीयर 2, ठीक, डिवाइड करेंगे इसको रिस्क वेटेड असेट से, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्या सही तो दिया है, विच इज करेक्ट पूछ रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है CAR मेजर्स बैंक्स कैपिटल बफर अगेंस्ट रिस्क एक्सपोजर, ठीक है, जैसा कि मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, जो CAR क्या होता है कि किसी भी टाइप के इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग यूज कर पाए, तो उस कैपिटल को मैनेज करने के लिए जो हम लोग रेशियो सेट किए वही हमारा CAR है। तो हमारे पास पहला स्टेटमेंट ही हमारे पास राइट मिल जा रहा है, ठीक है। अगला हमारे पास हायर CAR ऑलवेज इंप्लाइज बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रॉफिटेबिलिटी को तो CAR डिस्क्राइब नहीं कर सकता है, और अगर हाई कर दिए CAR मतलब आप चीजों को मैनेज करने के लिए जो पैसा है उसमें अगर अमाउंट ज्यादा बढ़ा दो तो आपके पास और ऑपरेशंस के लिए आपके पास पैसे कम पड़ जाएंगे। तो हमारे पास स्टेटमेंट नंबर बी तो हमारे टोटली गलत हो जा रहा है। CAR एक्सक्लूड्स टीयर 2 कैपिटल, ये भी गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। CAR इज सेट बाय बैंक्स देमसेल्फ, बैंक के द्वारा इसको सेट नहीं किया जाता है, इसको डिसाइड किया जाता है हमारे RBI द्वारा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन RBI के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का पार्ट है, हिस्सा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, स्टेरलाइज्ड इंटरवेंशंस इन FX मार्केट, ये फॉरेक्स मार्केट है ना, FX मार्केट, टू न्यूट्रलाइज डोमेस्टिक लिक्विडिटी इफेक्ट, ठीक, ये बात तो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट ही राइट हो गया है। तो बाकी का स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। विदेशी बैंकों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स तय करना, तीसरा बोल रहा है राज्य सरकारों को विदेशी करेंसी में लोन देना, चौथा बोल रहा है घरेलू करेंसी में सॉवरेन बॉन्ड जारी करना। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा, ठीक है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबको सबसे अच्छे से बताता है। हालांकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हम लोग पहले भी देख चुके हैं और अलग अलग टर्म्स में इसको पूछा जा सकता है। हमारे पास क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, लोगों के पास अगर पैसे उपस्थित होंगे तो वो ज्यादा अच्छे से खर्च कर पाएंगे, जितना ज्यादा खर्च होगा उतना ज्यादा हमारे पास इनकम आएगा। कौन सा इनकम आएगा, टैक्स के थ्रू इनकम आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स वाला इनकम आएगा। जितना ज्यादा गवर्नमेंट के पास इनकम रहेगा उतना ज्यादा गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि हम लोग कल्याणकारी विकासात्मक योजनाएं इम्प्लीमेंट करें और ऐसे योजनाओं को लेकर आते रहें। तो फिर गवर्नमेंट के पास पैसा होने से एक और बेनिफिट है, एक तो ये वेलफेयर प्रोग्राम वाला हो गया, एक दूसरा इफेक्ट ये है कि अगर किसी कंपनी को या फिर लोगों को अगर पैसों की जरूरत है, अगर वो पैसे बस मिल जाए उनके पास ना, तो फिर वो अच्छा कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर हम लोग साख निर्माण या फिर हम लोग क्रेडिट अवेलेबिलिटी के लिए हम लोग बैंकों को वहां पर हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग, मतलब हमारे पास ये सबका मूल बात क्या है, हमारे पास पैसा होना। अगर पैसे हैं और मतलब जनता के पास पैसे हैं, वो होना जरूरी है, और उसी के लिए गवर्नमेंट जो जो प्रोग्राम चला सकती है या चलाती है वो सारे के सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन को शो कर रहे होते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ओनली प्रोवाइडिंग बैंक्स ब्रांचेस इन अर्बन एरिया, ओनली बोल दिया, गलत है भाई। प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विस टू ऑल सेक्शंस स्पेशली वल्नरेबल एंड एक्सक्लूडेड ग्रुप्स, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर क्या बोल दिया है, ऑल सेक्शन, ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, स्पेशली वल्नरेबल एंड एक्सक्लूडेड ग्रुप्स।
मतलब जो पिछड़े ग्रुप हैं और जो क्या बोलते हैं जो कमजोर तबके हैं उन सबको हम लोग को प्रोवाइड करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाकियों के पास तो पैसे हैं तो वहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बहुत ज्यादा नीड नहीं है, लेकिन जिनके पास पैसे ही नहीं है वहां पर पैसे पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे 30 कदम का ये वाला वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप हमारे अलग अलग और सब्जेक्ट्स पे भी जाके आप सब प्लेलिस्ट बनाऊँ मैं, आप वहाँ पर जाके अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।